नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 नवंबर सन 2025। एकादशी तिथि आज प्रातः 7:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा दिवस पर 5,22,000 महिलाओं को 2100 रुपए मिले। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त हुई जारी। पेपरलेस रजिस्ट्री भी शुरू। पूर्व सैनिकों के लिए एक और अच्छी खबर, घर बैठे मिलेगा डाक विभाग की इस योजना का लाभ। फतेहाबाद में सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा को लिया आड़े हाथों। बोली, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, मुआवजे के नाम पर सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। ऐतिहासिक बदलाव, हरियाणा में 164 तरह के छोटे अपराध अब कोर्ट नहीं जाएंगे। मुकदमा खत्म हुआ, केवल जुर्माना लगेगा। हरियाणा कांग्रेस जिला अध्यक्षों का हर महीने रिव्यू होगा। बताना होगा क्या क्या किया और आगे क्या करेंगे। परफॉर्मेंस से ही प्रमोशन तय करेगी। हरियाणा में किसानों को सब्सिडी पर मिल रहा है चना, गेहूं और सरसों का बीज। इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। 21 से 30 जनवरी के बीच होगी JEE मेन 2026 के जनवरी सेशन की परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विंडो हुई ओपन। हरियाणा में 2 लाख सरकारी भर्तियों को लेकर CM सैनी गंभीर। HPSC और हरियाणा SSC से पूछा रोड मैप। 1 नवंबर से नई व्यवस्था लागू। टैक्स से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक हुआ बड़ा बदलाव। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा से पुरानी डीजल वाहनों की दिल्ली में नो एंट्री। 1 नवंबर से BS3 व BS4 व्हीकलों पर लगी रोक। हरियाणा में पराली जलाने पर लगेगी रोक। किसानों के बीच डीकंपोजर वेटेबल पाउडर मुफ्त बांटेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में OPD पर्ची लैब रिपोर्ट पर डॉक्टरों के सिग्नेचर जरूरी। हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने दिए निर्देश। आज से 27वें हरियाणा स्टेट गेम्स का गुरुग्राम से होने जा रहा है आगाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ। 8 नवंबर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं। विमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगी। जो भी टीम जीतेगी वह पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। और इस हफ्ते सोना 748 रुपए सस्ता होकर 1,21,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। तो वही चांदी के दाम 2,092 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 1,49,000 रुपए प्रति किलो बिकी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली है तो वहीं ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। इसका असर भिवानी जिले पर अधिक रहा है, जिससे भिवानी का AQI 400 से अधिक पहुंच गया। इसके अलावा फतेहाबाद का AQI 300 और सोनीपत का AQI 317 दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नवम्बर के पहले सप्ताह में ठंड और बढ़ेगी। दिन का तापमान जो एक सप्ताह पहले 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, अब कम होने लगा है। इसके अलावा रात के तापमान में भी कमी दिखाई दी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि 2 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्कनुमा रहेगा। इस दौरान फिर से उत्तर और पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना जताई गई है। उत्तरी हवाओं से ठंड बढ़ेगी और लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। 1 नवंबर को हरियाणा प्रदेश अपनी स्थापना का 60वां वार्षिक दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर सूबे की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश के लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त जारी कर दी है। हरियाणा दिवस के मौके पर CM नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से 5,22,162 महिलाओं के बैंक खातों में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 109 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। बता दें कि इस योजना के लिए अभी तक 6,97,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID की बजाय आधार कार्ड की इनकम का डेटा इस्तेमाल किया गया है। इसलिए पात्र महिलाओं की संख्या तय अनुमान से कम रही। पहले सरकार ने दावा किया था कि फैमिली ID के हिसाब से 19,62,000 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। इस अवसर पर CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 में से 47 वादे पूरे हो गए हैं और बचे हुए वादों पर काम तेज गति से चल रहा है। हरियाणा दिवस के मौके पर सूबे के नायब सैनी सरकार ने सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की सुविधा भी प्रारंभ कर दी है। डिजिटाइजेशन की दिशा में प्रदेश सरकार का यह कदम आमजन के लिए लाभकारी साबित होगा। हरियाणा भाजपा की तरफ से विधानसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र में 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां करने का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इसी संकल्प को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने समीक्षा बैठक की जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्षों को भी बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों अध्यक्षों से भर्तियों की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा लोक सेवा आयोग
की ओर से जानकारी दी गई कि आयोग की तरफ से विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रही है। ज्यादा भर्तियां ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की होती है। सीएम श्रेणी ने ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 2025 का आयोजन कराने के लिए भी मुख्य सचिव और पूरी मशीनरी को एक्टिव किया। अब सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद ही मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो पाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किसान एफपीओ समागम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने, लागत घटाने और उन्हें उचित बाजार मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश में किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ एक नई आर्थिक क्रांति की परिभाषा लिख रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 के आसपास एफपीओ का गठन हो चुका है, जिनमें से 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और अगले चरण में 2 करोड़ किसानों को एफपीओ से जोड़ने का टारगेट रखा गया है, जिसमें 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। उन्होंने कहा है कि छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में एफपीओ प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि एफपीओ को खाद बीज और कीटनाशकों के लाइसेंस अधिक संख्या में दिए जाएं, ताकि वे थोक में खरीदारी करके किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा सकें। इससे उत्पादन लागत में गिरावट दर्ज होगी और लाभ अधिक मिलेगा। अकेले अनाज ही नहीं बल्कि बागवानी, डेयरी, मछली पालन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को भी खेती से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों को अतिरिक्त कमाई होती रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बहुत जल्द एक नया बीज कानून भी लाने जा रही है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही नकली बीज और कीटनाशकों को बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा के अति पिछड़े इलाकों में शुमार नूंह जिले से छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। गांव सालाहेड़ी में पहला केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं फिरोजपुर जिला में राजकीय मॉडल कॉलेज के भवन निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के धरातल पर अमली जामा पहनने से जिले के छात्रों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। अभी तक नूंह जिले के स्टूडेंट्स उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिल्ली या गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों के संस्थानों पर निर्भर थे, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय और मॉडल कॉलेज खुलने से उन्हें अपने घर के पास ही अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। खासतौर पर लड़कियों को इन शिक्षा संस्थानों का बड़े स्तर पर लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने नूंह जिले के गांव सालाहेड़ी में पहले केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। जब तक स्थायी भवन का निर्माण नहीं होता है, तब तक छपेड़ा गाँव के सरकारी स्कूल में आगामी शैक्षणिक सत्र में ये कक्षाएं संचालित होती रहेंगी। हरियाणा सरकार इसके लिए 6 एकड़ जमीन मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रही है। आईआईटी, एनआईटी व अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की कंप्यूटर आधारित जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच आयोजित होने जा रही है। अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटी की ओर से एग्जाम के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने की विंडो खोल दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 27 नवम्बर शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आप डेबिट, क्रेडिट या यूपीआई या नेट बैंकिंग से परीक्षा की फीस 27 नवम्बर रात 11:50 तक जमा करवा सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जेईई मेन 2026 की परीक्षा 2 सेशन में जनवरी और अप्रैल में आयोजित की जाएगी। इसमें पेपर 1 से बीई और बीटेक और पेपर 2 से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग की मेरिट तैयार की जाएगी। जनवरी के पहले हफ्ते तक एग्जाम सेंटर और शहरों की जानकारी अपलोड की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भारतीय भाषाओं में होगा। जेईई मेन में मुख्य परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जेईई मेन 2026 सत्र की परीक्षा का रिजल्ट 12 फरवरी को जारी हो सकता है। वहीं जेईई मेन 2026 के लिए एक उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकता है। किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा तैयार उपचारित बीजों की बिक्री शुरू कर दी गई है। किसानों को सब्सिडी दरों पर गेहूं, सरसों और चना का बीज प्रदेश के 80 निर्धारित बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को सरपंच या नंबरदार से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस सीजन 27,60,000 क्विंटल गेहूं का बीज तैयार किया गया है, जिसमें से 60,000 क्विंटल बीज की बिक्री हो चुकी है। गेहूं का बीज 40 किलोग्राम की पैकिंग में है, जिसकी कीमत की बात करें तो 1200 रुपए प्रति बोरी है। इसमें 420 रुपए सब्सिडी शामिल है। सरसों बीज की कीमत की बात करें तो 250 रुपए प्रति पैकेट है। इसके अलावा चने का बीज भी तैयार किया गया है। चना 16 किलोग्राम की पैकिंग में उपलब्ध है, जिसका रेट 960 रुपए रखा गया है। किसान साथियों को सब्सिडी दरों पर बीज हासिल करने के लिए आधार कार्ड साथ लाना होगा। सत्यापन के लिए सरपंच या नंबरदार की हस्ताक्षरित फोटोकॉपी अवश्य लानी होगी।
हरियाणा को आज पंजाब से अलग हुए 60 साल हो चुके हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय प्रदेश का अलग से गठन हुआ था, तो उस समय हर लिहाज से हरियाणा की बंजर भूमि थी। खेलों की बात करें तो मात्र 3 स्टेडियम थे, लेकिन आज हरियाणा की पहचान खेल नर्सरी के रूप में होती है और स्टेडियम का आंकड़ा बढ़कर 300 के पार पहुंच चुका है। ग्रामीण स्तर पर बनाए गए खेल स्टेडियमों की संख्या अलग से है। हरियाणा वर्तमान में खेल दुनिया का सबसे बड़ा हब बन चुका है। यहाँ पर खेल नर्सरियों की संख्या 1500 है। यहाँ पर पदक विजेता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की धनराशि के साथ सरकारी नौकरी ऑफर की जा रही है। साथ ही हिंदुस्तान की आबादी में 2.1% की हिस्सेदारी रखने वाले हरियाणा की खेलों में ताकत 30% पदकों में झलकती है। एशियन गेम्स, विश्व चैंपियनशिप या फिर ओलंपिक खेलों की बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पदक जीतते हैं। विश्व की मुक्केबाजी रैंकिंग में अलग अलग भार वर्ग में दुनिया की टॉप 10 में हरियाणा के 6 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी, कुश्ती, भाला फेंक में अलग रिकॉर्ड स्थापित करते हुए हरियाणा को खेल महाशक्ति बनाया है। इसके अलावा हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल में हमारे खिलाड़ी दूसरों के लिए मिसाल बने हुए हैं। अब की बार अक्टूबर के महीने में दशहरा, धनतेरस, दीपावली जैसे बड़े त्योहार थे, जिस वजह से इस महीने कई दिन बैंक बंद रहे थे। अब नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नवंबर महीने में कितने दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको भी इन दिनों बैंक से जुड़ा हुआ कोई जरूरी काम करना है तो आप एक बार घर से इस लिस्ट को चेक करके ही निकले। शादियों के सीजन में लोगों को बैंकों में अधिक काम रहता है। आरबीआई की तरफ से हर महीने बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है। बात करें 5 नवंबर की तो देश के अधिकतर शहरों में इस दिन बैंक बंद रहने वाला है। वहीं 6 नवंबर पटना में इस दिन बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि इस दिन बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। इस वजह से भी छुट्टी रहने वाली है। महीने में 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। तो वहीं 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को रविवार की वजह से बैंकों में किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं रहेगा। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो नवंबर महीने में 8 से 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। लाखों पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब इन लोगों को अपनी दवाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाक विभाग ने ECHS पॉलीक्लिनिक से लाभार्थियों के लिए डाक के माध्यम से घर पर ही दवाइयां भेजने की सुविधा की शुरुआत की है। इसके माध्यम से पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध होने वाली दवा ही इस सुविधा के जरिए पूर्व सैनिक मंगवा सकते हैं। यही दवाई सिर्फ डाक द्वारा घर मंगवाई जा सकती है। इस सुविधा के तहत अब पूर्व सैनिक घर बैठे आसानी से अपनी बीमारी से संबंधित दवा मंगवा सकते हैं। इसका लाभ पूर्व सैनिकों के अलावा उनकी पत्नी और बच्चों को भी मिलेगा। इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। योजना के तहत ECHS स्मार्ट कार्ड धारक पूर्व सैनिक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सुविधा देना है जो बीमारी या दूरी के कारण पॉलीक्लिनिक तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है। साल 2025 अब समाप्ति की ओर है और जल्द ही साल 2026 की शुरुआत भी हो जाएगी। 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसका प्रभाव आम आदमी पर भी दिखाई देने वाला है। बैंक नॉमिनी से लेकर GST से जुड़े हुए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6.5 रुपए तक सस्ता हुआ है। अब बैंक नॉमिनी में 4 नए मेंबर जोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। इस बदलाव के पीछे बैंक का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में फंड का सदुपयोग हो जाए, इसी वजह से बड़ा फैसला लिया जा रहा है। हर एक रिटायर्ड कर्मचारियों को जीवित प्रमाण पत्र अब नवंबर महीने के अंत तक जमा करवाना होगा। वहीं पेंशन भोगी ये प्रक्रिया बैंक या फिर जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिए भी आसानी से करवा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे तो आपको अब समय पर ये काम करना आवश्यक होगा। वहीं भारत सरकार की तरफ से बीते महीने जो GST स्लैब की घोषणा की गई थी उसे लागू कर दिया गया है। सरकार GST स्लैब को हटाकर अब 5% और 18% के 2 GST स्लैब में रखेगी। वहीं लग्जरी आइटम पर भी 40% तक का GST लगने वाला है। इसी महीने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी अपने ग्राहकों से लॉकर पर लिए जाने वाले शुल्क में बदलाव किया गया है। जल्द ही बैंक की तरफ से इस बारे में ऑफिशियल डाटा भी शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो NPS की जगह UPS लेना चाहते हैं उसके लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब कर्मचारियों के पास 30 नवंबर तक का समय होने वाला है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली द्वारा MTS के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। MTS के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए अथवा किसी भी ट्रेड में ITI धारक होने चाहिए। SC, ST, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व महिला आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 8 दिसंबर है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पराली प्रबंधन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पूसा डीकम्पोजर वेटेबल पाउडर के 75,000 पैकेट की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बैठक में कृषि विभाग के कई सीनियर अधिकारी भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इन पैकेटों को किसानों के बीच मुफ्त यानी फ्री में वितरित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 75,000 एकड़ धान क्षेत्र में फसल अवशेषों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा। इस कदम से पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि यदि पराली जलाने पर रोक लगेगी तो इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी की संरचना सुधरने से रासायनिक उर्वरकों पर भी निर्भरता घटेगी। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि यह डीकम्पोजर पाउडर पराली, सब्जियों के अवशेष और अन्य कृषि कचरे को कुछ ही दिनों में विघटित करके खाद में बदल देता है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है और वह अधिक उर्वरा बनती है। ये पाउडर एक प्लांट प्रोटेक्शन एजेंट की तरह काम करता है, जो मिट्टी में मौजूद फफूंद जनित रोगों और कीटों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस तकनीक को प्रदर्शन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। इसके रिजल्ट का मूल्यांकन करने के बाद अगले साल से इसे पूरे राज्य में बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अब सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ओपीडी की पर्चियों, लैब रिपोर्टों पर डॉक्टर की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर करने और सभी प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाइयों के नाम बड़े व स्पष्ट अक्षरों में लिखने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, लैब रिपोर्टों पर अब डॉक्टर का नाम, पद और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना भी अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह आदेश सभी सरकारी अस्पतालों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश के सभी सीएमओ को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इससे न केवल सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मरीजों का भी हित होगा। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने पर प्रदेश सरकार को घेरा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि रोहतक, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद जिलों में जल भराव के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मगर राज्य सरकार अब तक न तो गिरदावरी पूरी कर पाई है और न ही किसानों को उचित मुआवजा देने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए हैं। मुआवजा के नाम पर सरकार किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हाल ही में प्रकाशित समाचार के अनुसार 4 जिलों में 50,000 एकड़ से अधिक भूमि में अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें सड़ चुकी हैं और रबी की बुआई पर भी संकट के बादल खड़े हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार से तत्काल विशेष गिरदावरी करवाकर सभी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग है। सांसद ने कहा है कि जल निकासी के लिए पंप सेट और मशीनें मुहैया करवाने तथा रबी सीजन की बुआई के लिए राहत पैकेज जारी करना चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों को मुआवजे के लिए इधर उधर भटकाने की बजाय सरकार को स्वयं गाँव-गाँव जाकर नुकसान का आकलन अवश्य करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से राहत पहुँचानी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सुबह सवेरे हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।